छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी 14 जो नगर निगम हैं, इंदौर है वो प्रथम स्थान पर लगातार आ रहा है सफाई के मामले में। उसको हम अपने शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे। जनता ने हमको बहुत ही विश्वास के साथ चुना है कि हम इंदौर से स्वच्छता के मामले में सीख कर आके उसे हम रायपुर शहर में अपने इम्प्लीमेंट करेंगे। इंदौर में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो पूर्णतः बैन है। इंदौर की जो जनता है वो कड़ाई से इसका पालन करती है। वो आदर्श वार्ड है और उसको हम लोग आत्मनिर्भर वार्ड कहते हैं। तो कितनी अवैध कॉलोनी में काम हमको नहीं करना है जब तक वो वैध नहीं होगा। इसमें हमको क्या क्या सुविधा नगर निगम को देना है, इंदौर में ये बहुत ही सिस्टमेटिक किया जा रहा है। रायपुर में भी अब हम ये प्रयास करेंगे। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, हमको हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी 14 जो नगर निगम हैं उनके महापौर, आयुक्त और अधिकारी, एक ई रैंक के और एक ZHO, इतने लोगों को अध्ययन के लिए इंदौर भेजे थे। और इस विजिट में इंदौर में जो भी हमको नॉलेज मिला है और जो भी हम इंदौर में देख के आए हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि इंदौर है वो प्रथम स्थान पर लगातार आ रहा है सफाई के मामले में, उसका हमने अध्ययन किया है, विजिट किया है और प्रत्यक्ष रूप से उन सब चीज़ों को देखा है। और सरकार को, शासन को हमसे उम्मीद है और शासन ने हमसे ये अपेक्षा की है कि हम वहाँ देखेंगे और उस सीख के आएंगे, उसको हम अपने शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे। जनता ने हमको बहुत ही विश्वास के साथ चुना है और शासन ने भी विश्वास के साथ हमको हमारी क्षमता को देख के वहाँ भेजा है कि हम इंदौर से स्वच्छता के मामले में सीख कर आके उसे हम रायपुर शहर में अपने इम्प्लीमेंट करेंगे और रायपुर शहर की जनता को हम सफाई देंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इंदौर का हमारा अनुभव क्या है और किन वजहों से इंदौर है वो प्रथम स्थान पर लगातार आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो हमको जो समझ आया, बहुत मैं धीरे धीरे आप लोगों के समक्ष एक एक विषय को लेके आऊँगी। सबसे जो मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगा है, इंदौर में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो पूर्णतः बैन है। अभी हम जब नालों की सफाई लगातार करा रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसमें 70% जो हमारा जो गाद निकलता है उसमें का 70% है वो डिस्पोजल रहता है, प्लास्टिक रहता है और इस कारण हमारे नाले हैं और नालियाँ हैं वो जाम होती है। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि इंदौर है वो जो प्रथम स्थान पर आ रहा है। जो सफाई वहाँ दिख रही है उसका एक बड़ा कारण है कि वहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से बैन है। हमारा भी प्रयास रहेगा, हम इस दिशा में हम अपनी स्वच्छता दीदियों को भी जोड़ेंगे, SHG की जो हमारी बहनें उनको भी जोड़ेंगे और जहाँ भी ये सब हमको दिखाई दे रहा है जो लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, उसके नुकसानों को बताएँगे। जो होटल हैं और जो स्ट्रीट में जो वेंडर्स लगाते हैं, जो ठेले लगाते हैं, नाइट चौपाटी लगती है, उनके साथ भी हम स्ट्रिक्ट होंगे कि किसी भी हाल में आपको ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, डिस्पोजल है, वो यूज़ नहीं करना है। अन्यथा समझाइश देने के बाद भी अगर असर नहीं पड़ेगा तो फिर उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जो इंदौर में देख के हमको भी बहुत अच्छा लगा, बिन सेग्रीगेशन। मतलब मुझे आश्चर्य भी होता है जब इंदौर के प्रत्येक घर में, जो प्रत्येक हाउस होल्ड है, वो जो कचरा वो लोग जो देते हैं बाकायदा उसको 6 भागों में अलग अलग बांट के ही देते हैं। बहुत इलेक्ट्रॉनिक कचरा है या फिर कांच है, ये सब प्लास्टिक है, ये सब रोज़ निकलने वाला कचरा नहीं रहता। ये सब हमको महीने में 15 दिन में अगर एक आध निकल गया तो निकल गया। रोज़ हमारे पास 2 ही सेग्रीगेशन लेन रहता है, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। इंदौर की जो जनता है वो कड़ाई से इसका पालन करती है और इंदौर में जो डोर टू डोर कलेक्शन करने जो कचरा लेने जाते हैं, बाकायदा उस गाड़ी में एक ड्राइवर रहता है, एक कचरा लेने वाला रहता है। 2 के अलावा जो हमारे रायपुर शहर से अलग है वो है एक NGO का एक मेंबर रहता है। उसमें जो जनता को, जो पब्लिक को समझाता है, समझाइश देता है और जागरूक करता है कि आप इस कचरे को हमको सेग्रीगेट करके दो, मतलब गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग दो। एक भी सिंगल, मेरे पास वीडियो भी है, हम जो घरों में गए हैं वहाँ पे मैं लोगों से बातें भी की कि आप लोग मतलब रोज़ इसमें, आप तो बोले कि यहाँ इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, हम अलग अलग ही कचरा देते हैं और ये हमारे हैबिट में शामिल हो गया है। अगर बाय द वे अगर हम कभी जल्दी से एक साथ कचरा दे देते हैं तो वो कचरा है, वो जो डोर टू डोर कलेक्शन वाला है, वो छोड़ के चले जाते हैं। अब वो छोड़ के चले जाते हैं, इसका क्या नुकसान है? हमारे यहाँ छोड़ के जाएंगे तो बाजू में नाली है उसमें डाल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है हमारे शहर में।
मगर इंदौर में एक भी खुली नाली नहीं है, सारा कवर्ड है। तो अगर हमारे यहाँ से अगर डोर टू डोर कलेक्शन वाला कचरा नहीं ले जा रहा है तो वो कचरा या तो मैं अपने सामने घर के फेंकूंगी या बाजू वाले घर में फेंकूंगी, तो बाजू वाला तो तुरंत ऑब्जेक्शन लेगा, तो हम फेंक ही नहीं सकते उसको। इसलिए जनता की भी ये मजबूरी हो जाती है कि वो सेग्रीगेट करके ही कचरा दे, ताकि जो कलेक्शन वाला आया है वो उस कचरे को ले जाए। ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम आगे इसी चरण में आगे बढ़ेंगे। हमारे शहर में भी हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम भी पब्लिक को NGO के माध्यम से अवेयर करें कि भाई आप गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग देंगे तो उसमें हमको निष्पादन में हमको आसानी होगी। जो हमारे यहाँ रामकी काम कर रही है, जो वहाँ पे जो गाड़ी कचरा कलेक्शन के लिए आती है, बाकायदा उसमें 6-20 अलग अलग खंड बने रहते हैं, जो गीला कचरा को अलग रखता है, सूखा कचरा को अलग रखता है। हम रामकी से भी उम्मीद करेंगे, आज अब आने के बाद हम रामकी के साथ भी हमारी एक बड़ी मीटिंग होगी, उसमें हम इस विषय में आएंगे कि रामकी अपने कामों के प्रति कितना गंभीर है। अगर वो गंभीर नहीं होगा तो उसको भी समझाइश दी जाएगी। इंदौर में एक वार्ड ऐसा है जिसको आत्मनिर्भर वार्ड के नाम से हमको घुमाने वाले हमको लेके गए थे, जो विजिट करने गए थे सारे महापौर उनको। वो वार्ड में जो कचरा निकलता है उस कचरे को वहीं पे उसका प्रबंधन किया जाता है, उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। मतलब एक बड़ा सा एरिया है, मतलब एक वार्ड है, वो आदर्श वार्ड है और उसको उन लोग आत्मनिर्भर वार्ड कहते हैं, जहाँ पे जो कचरा उस वार्ड से निकल रहा है उस कचरे को उसी वार्ड में एकत्रित करके उसका प्रबंधन करके फिर उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। गीले कचरे से खाद बनाई जाती है। ये इंदौर का ये आत्मनिर्भर वार्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत प्रभावशाली लगा। हम भी आगे भविष्य में प्रयास करेंगे एक आध वार्ड जहाँ पे इतना स्पेस हो कि वहाँ पे हम कचरा इकट्ठा भी कर लें, उसका प्रबंधन भी कर लें और प्रोसेसिंग भी कर लें। ये भी हम करने का प्रयास करेंगे। कपड़े की रिसाइकलिंग, हम देखते हैं कि बहुत कचरे में हमको कपड़ा बहुत मिलता है, हाउस होल्ड से हमको कपड़ा बहुत दिया जाता है। उसका इंदौर में तो खैर टेक्सटाइल एजेंसी इंडस्ट्रीज़ है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा निकलता है। उसका वो बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, उसको प्रोसेसिंग कर उसका रिसाइकल कर यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमको कहीं पे ऐसे फरिया वरिया जैसे हमको रायपुर शहर में अचानक कतरने दिखती है, इंदौर में ऐसा हमको कभी नहीं दिखता। कवर्ड नाली में आपको जैसे पूर्व में चर्चा की, इंदौर में सारी नालियाँ कवर्ड है। कहीं पे भी आपको एक भी ऐसे खुली नाली, चाहे वो गली हो चाहे वो मुख्य मार्ग हो, कहीं पे भी एक भी जगह हम ध्यान से देख रहे थे कि कहीं तो हमको खुली नाली दिखेगी। तो खुली नाली नहीं होने से एक तो मच्छर भी नहीं रहता और दूसरा कचरा भी कोई कहाँ डालेगा। हमारी नाली रहता है तो नाली में कचरा डाल देते हैं। हालांकि हमको इसमें एक ड्रॉबैक फील हुआ, जब बारिश का जल आता है तो फिर वो हमारे यहाँ तो नाली और नालों से निकलता है पानी, मगर उसके यहाँ पहले तो वो भरेगा, भले उसके बाद धीरे से कहीं से भी निकलता है। और संयोग से ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे रहे 3 दिन, तो उसमें एक दिन अच्छी बारिश भी हुई तो रोड में पानी तो भर रहा था, क्योंकि सारी नालियाँ उनकी कवर्ड थी। पर कवर्ड नाली से स्वच्छता का बहुत ज़्यादा संबंध है। अगर नालियाँ कवर्ड रहेगी तो नाली में कचरा नहीं जाएगा, अगर नाली में कचरा नहीं जाएगा तो कहीं पे हमको जो चोक होता है, नाली में कचरे के कारण जो चोक हो जाता है, वो वाली स्थिति हमारे सामने उत्पन्न नहीं होगी। RR केंद्र जो इंदौर में बहुत ही अच्छे से RR केंद्र जो हमारे यहाँ हम लोग सामुदायिक भवन में रख दिए हैं, कैसे जो अपने लोगों के जो ज़रूरत की जो कपड़े नहीं रहते हैं वो लोग वहाँ रखते हैं, उसके बाद नीडी लोग आके ले जाते हैं। इंदौर में ये बहुत ही सिस्टमेटिक किया जा रहा है। रायपुर में भी अब हम ये प्रयास करेंगे कि प्रत्येक जोन में कम से कम एक RRR सेंटर हो जाए और उसको हम एक NGO की बहन को या एक हमारी किसी भी बहन को देंगे, वो उसका रखरखाव करेगी, चलाएगी। तो जब बहनें कोई भी काम करती है तो वो सिस्टमेटिक हो जाता है और उसका हमको परिणाम भी मिलेगा, फ़ायदा भी मिलेगा और एक सिस्टमेटिक शहर रायपुर कहलाएगा। तो हमारे प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक जोन में एक RR केंद्र भी खोल लें। RR केंद्र ये है जो हमारी जो उपयोग की चीज़ें नहीं हैं उसको वो लोग ला के एक सेंटर बनाते हैं, उसमें ला के रखते हैं। उसमें चाहे वो कपड़े भी हो सकते हैं, चाहे वो चप्पल भी हो सकते हैं। उसी RR केंद्र में डिस्पोजल को हटाने के लिए स्टील के बर्तन है। बर्तन बैंक का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले था पर अभी अस्तित्व में नज़र नहीं आ रहा है। उसी सेंटर में एक बहन उसका देखरेख कर रही थी और उसमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिक जमी थी। अगर आप कहीं पे भी कपड़ा फेंक दोगे तो वो कोई भी आएगा उसको वैसे उठा के ले जाता है, मगर वो बहनें अगर उस चीज़ को ऑपरेट करती तो बाकायदा वो तह करके कपड़े रखी थी, बाकायदा तह करके जूते थे। और जब कोई अच्छा सा लेने वाला मिलता है तो देने वाला भी जागरूक होता है कि हमारी जो यूजलेस चीज़ें हैं वो कहीं सही जगह पे उपयोग हो जाएगी।
वहीं पे बर्तन बैंक का भी ऑपरेट हो रहा था, उसमें निःशुल्क बर्तन को दिया जाता है। जैसे कोई किट्टी पार्टी है या कोई छोटी पार्टी है 25-50 लोगों की, तो स्टील के बर्तनों को उनको निःशुल्क दिया जाता है और उससे डिस्पोजल है उसका यूज़ कम होता है। मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन को प्रोत्साहन करने के लिए स्टील के बर्तनों को उस केंद्र में रखा गया था, जिसे हमारी बहनें संचालित कर रही थी। कुल मिला के हमको ये समझ आया कि और जो सफाई कर्मी है इसमें पूरा नगर निगम का कंट्रोल रहता है। हमारे यहाँ जो ठेकेदार की पद्धति है और वैसा वहाँ नहीं है, उसमें पूरा निगम का कंट्रोल है। एक एक गाड़ी अगर कहीं कचरा लेने जा रही है, डोर टू डोर 100% है, तो जो गाड़ी कचरा लेने जा रही है अगर वो एक भी घर अगर वो छोड़ देगा तो वो तुरंत ट्रैक हो जाता है, उनके पास एक मैसेज आ जाता है और पता पड़ जाता है कि उस गली में या उस घर में आज डोर टू डोर की गाड़ी नहीं पहुंची है। ये मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका एक फ़ोटो भी हम शेयर किए थे, जिसमें हम आयुक्त महोदय और सब हम लोग देखे थे कि कैसे ट्रैकिंग होती है। बहुत अच्छे से उसका ट्रैकिंग हो जाता है, तो इससे अवेयर रहते हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं वो, कि कोई भी घर छूटे ना। तुरंत फिर उन पे 1-2 बार समझाई दी जाती है, वो बताता है कि नहीं भी उसके घर के पास मलबा रखा है इसलिए हम नहीं जा पाए। अगर वो अच्छा रीज़न बता दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर तुरंत टर्मिनेट करके। इसीलिए सफाई अच्छी है क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है। हमारा वहाँ से हम सीख के आए हैं, उसके बाद हमारा प्रयास ये रहेगा, हमारे यहाँ जो राम की कंपनी काम कर रही है उनकी गाड़ियाँ चलती हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, मगर उनकी गाड़ियों की मॉनिटरिंग कोई नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं रामकी की गाड़ी है वो कहीं पे कचरा, हमारे पास कई बार कंप्लेन भी आता है कि आज हमारे घर कचरा वाला नहीं आया, हमारे यहाँ 2 दिन से नहीं आया है। हम अब वहाँ इंदौर से आने के बाद हम कम से कम 20 लोगों की ऐसी टीम लगाएंगे जो रामकी कंपनी की गाड़ियाँ हैं वो समय पे सब जगह पहुँच रही है कि नहीं, किसी घर को छोड़ रही है कि नहीं, इसकी वो मॉनिटरिंग करेंगे। रामकी की गाड़ी में GPS सिस्टम लगा है मगर उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमको दिक्कत आ रही है। अगर हम किसी चीज़ को 100% परफेक्शन तक ले जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा एफर्ट ज़रूरी है और हमको हर चीज़ों के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सफाई जनता की बहुत बड़ी समस्या है और जनता की बहुत बड़ी डिमांड भी है, इसलिए इसके लिए हमको गंभीरता से सोच के जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो कदम हम उठाएंगे। इंदौर से आने के बाद हमारी आयुक्त महोदय से भी बात हुई है, रामकी कंपनी के द्वारा जो स्थान छूट रहे हैं और रामकी कंपनी जहाँ पे छोड़ रही है, जिस घर को वो छोड़ पा रही है, इसका हमको त्वरित पता पड़ जाए, इसलिए इसके लिए हम अलग से एक ट्रैकिंग सिस्टम और जल्दी हम इसका यथासंभव शीघ्रता से इसका हम प्रयास करेंगे। जागरूकता के मामले में जो जनता है, देखिए जनता को अगर सर्विस नहीं मिलता है तो वो भी गंभीर नहीं रहती है, तो हम प्रयास करेंगे कि हम जनता को समझाएं कि आप हमको सहयोग करिए, हम आपको 100% स्वच्छता देंगे। इसके लिए हम NGO को भी हायर करेंगे। जैसे इंदौर में एक एक गाड़ी के पीछे एक NGO चलता है जो शुरू में तो समझाइश ही देता है कि आप हमको सेग्रीगेट कचरा दीजिए, उससे हमारे शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। वैसे ही हम इंदौर के तर्ज पर एक NGO को हायर करके फिर उसके माध्यम से एक डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। इससे निस्संदेह हमारा जो प्रदर्शन है वो पहले से ठीक होगा। इसी के साथ ही प्रत्येक जोन पर नए कचरा ट्रांसफर स्टेशन और सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट, इसका हम प्रयास करेंगे यथासंभव अगर हमको जगह मिल जाएगा जोन पे। रायपुर शहर थोड़ा कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे हमको जल्दी से जगह नहीं मिलता है, तो जिस जोन में हमारी पॉसिबिलिटी दिखेगी हम उस जोन में ही कचरा का प्रबंधन करेंगे और प्रोसेसिंग भी उसका करेंगे। हमने शासन से भी इसके लिए डिमांड पहले से ही हमारे द्वारा भेजा गया है। कंपनियों से, जो कंपनी हमारे ऑलरेडी काम कर रही है, चाहे वो सुलभ शौचालय वाली हो जिसको जो एजेंसी है, चाहे वो राम की एजेंसी की कंपनी हो, सभी से हम प्रदर्शन में सुधार लाने की लगातार डिमांड करेंगे, अन्यथा सबके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। सफाई के मामले में नगर निगम रायपुर है वो कोई समझौता नहीं करेगा। अभी हमको अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा है कि वो सब रायपुर शहर में एक अच्छी नई सफाई व्यवस्था देने में सफल रहेंगे और उनकी काबिलियत और उनकी क्षमता पे हमको विश्वास है। मगर अगर कहीं पे भी हमको ऐसे किंतु परंतु लगा तो कहीं पे भी ठोस कार्रवाई करने से भी नगर निगम प्रशासन नहीं चूकेगी। अब हम जो प्रयास करेंगे इंदौर में देखने के बाद जो हमको समझ आया है कि हम क्या क्या तुरंत में कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। 100% डोर टू डोर कलेक्शन, धरातल में इसकी वास्तविकता क्या है, इसके लिए हम 10 लोगों की टीम, 20 लोगों की टीम रखेंगे, NGO से हायर करेंगे जो इनकी गाड़ियों को ट्रैकिंग करेंगे और प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर में कचरा उठ रहा है कि नहीं ये देखेंगे।
एनजीओ को पब्लिक को अवेयर करने के लिए एनजीओ को जोड़ेंगे हमारे साथ। आरआर केंद्र को अपग्रेड करेंगे और इसे प्रत्येक 10 जोन में खोलेंगे। 10 जोन में आरआर केंद्र हो जाएगा तो एक सिस्टमेटिक रायपुर शहर दिखेगा। हमारे जो सब इंजीनियर्स हैं, हमारे जैगचोस हैं, वो ज़मीन में उतर के सफाई देखते हैं। अभी कल आयुक्त महोदय ने जोन कमिश्नरों को भी कहा है कि वो सुबह 6 बजे निकले। हम अपने सब इंजीनियर को भी सफाई से जोड़ेंगे और इनको नोडल ऑफिसर बना के सफाई के लिए इनका भी उपयोग करेंगे। और हमारे सब इंजीनियर हैं वो भी सुबह सुबह सफाई की मॉनिटरिंग करेंगे। ये थोड़ा विषय से हट के है। हमारे पास लगातार अभी पेमेंट को लेकर, ठेकेदारों को भुगतान को लेकर भी हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। हम उसका भी एक मॉनिटरिंग करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे कि कितना पैसा नगर निगम में आ रहा है, कौन से ठेकेदार का उसका भुगतान हो रहा है। ये सारी चीज़ों में हम ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे और एक नियम के अनुसार, जो नियम के तहत जैसे भुगतान होना है वैसे ही भुगतान होगा। जो फर्जी भुगतान की शिकायत आती है वो फर्जी भुगतान की शिकायत ना आए, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सबके सामने वो विषय रहेगा। दूसरा, हम वार्ड मैप पे अभी काम कर रहे हैं। वार्ड मैप जो हम ऐसे गूगल मैप से अपना नक्शा खींच दिए या फ़ोटो खींच दिए, वो हम वैसा वार्ड मैप हम नहीं चाह रहे हैं। हमको अभी हम प्रेजेंटेशन, हमारे आर्किटेक्ट जो हायर किए थे हमारे नगर निगम के माध्यम से, उन्होंने हमको अपना प्रेजेंटेशन दिखाया, मगर मुझे लगता है कि उनको स्पष्ट नहीं था कि एक वार्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है या क्या हम चाह रहे हैं। एक आर्किटेक्ट से जो चीज़ें एक आम आदमी कर सकता है उससे ऊपर उठ के हम आर्किटेक्ट हायर कर रहे हैं, तो हम उसकी क्षमता के हिसाब से कर रहे हैं कि आर्किटेक्ट हमको बहुत कुछ अच्छा देगा। वार्ड मैप में हमको गंभीरता चाहिए, क्योंकि एक बार अगर किसी वार्ड का मैप बन गया, उसके बाद कोई भी जनप्रतिनिधि कितना भी बोलते रहे कि ये हमारी नीड है, ये हमारी आवश्यकता है, वो वार्ड मैप से ही काम होगा। इसलिए उसमें बहुत लापरवाही ठीक नहीं है और गंभीरतापूर्वक हमको वार्ड मैप तैयार करना है। वार्ड मैप में आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। वार्ड मैप में हमारी जो अपेक्षा है, एक आर्किटेक्ट जिसको हम हायर किए हैं, वो हमको नाली की लंबाई बताए कि उस वार्ड में कितनी नालियाँ बनी हैं, कितने मीटर की बनी हैं, कितनी सड़कें हैं, कितने गार्डन हैं, कितने तालाब हैं, कितने उस वार्ड में शासकीय बिल्डिंग है। शासकीय बिल्डिंग मतलब, क्योंकि हमको उनको सुविधा देने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, चाहे वो BSUP का भवन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का भवन हो, चाहे वो सामुदायिक भवन हो, चाहे जो हमारे सुलभ शौचालय, ये हमारी नगर निगम की संपत्ति होती है। ये सब नगर निगम का भवन रहता है, इसलिए हम उसको शासकीय भवन कहते हैं। इसकी कितनी संख्या है प्रत्येक वार्ड में, और उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और क्यों व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, उसमें क्या करने से उनका प्रॉब्लम का उनके समस्या का समाधान होगा, ये हमको वार्ड मैप में पता पड़ेगा, तभी हम आगे उसमें काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे में हम एक व्यक्ति के कहने पे वहाँ काम कर देते हैं, एक जगह काम करने पे 4 लोगों को वहाँ दिक्कत हो जाती है। ये सब ना हो, इसीलिए हम वार्ड मैप से तैयार कर रहे हैं। तो इसमें कहीं से भी हम कोई भी इसमें कोताही नहीं पसंद करेंगे। दूसरी, वार्ड में कितनी टाउन एंड कंट्री से कितनी कॉलोनी है वो अप्रूव्ड है। लगातार बहुत सारी कॉलोनी बन, जो हमको अभी दिक्कतें आ रही हैं, हमको पेयजल की दिक्कतें आती हैं। जहाँ हमको 4 लोगों को पानी देना है, वहाँ हमको 20 लोगों को पानी देना पड़ रहा है। मल्टी स्टोरी सब बिल्डिंग्स बन जा रही है, इसलिए हमको ये सब दिक्कत आती है। लगातार रहवासी बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ते जा रही है, नाली नाले बने नहीं है, इसलिए जल भराव की भी हमको समस्या आती है। तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कितनी कॉलोनी अप्रूव्ड है उस वार्ड में, इसलिए भी हमको निश्चित हो जाए उसमें हमको क्या क्या सुविधा नगर निगम को देना है। ये सारी चीज़ें हम एक मैप में हम इसको तैयार करेंगे। कितनी अवैध कॉलोनी है, क्योंकि अवैध कॉलोनियों का फिर निमित्तीकरण होता है, तो फिर वो अवैध हो जाती है। तो कितनी अवैध कॉलोनी में काम हमको नहीं करना है जब तक वो वैध नहीं होगा। हमारे पास अभी जो आता है, अवैध कॉलोनी वाले भी हमारे पास डिमांड लेकर आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं, हम वोट देते हैं, तो हम उनको वहाँ भी सुविधाएं चाहिए रहती है। मगर हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये उस वार्ड मैप में रहेगा। कितने स्ट्रीट लाइट्स के पोल है वहाँ, कितनी स्ट्रीट लाइट वहाँ पे चाहिए है, इसलिए हम अपने वार्ड मैप पे सब तैयार करेंगे। उसके बाद नगर निगम को काम करने में आसानी होगी। नाले का लेवल चेक करना जो मुख्य काम है, ये यही है। अगर हम अपने शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दे रहे हैं, अगर उनके घर में पानी नहीं भर रहा है, तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। अगर हम उसको, ये 3 चीज़ें, हम अंधाधुंध विकास की बात करते हैं, मगर नगर निगम का जो मूल दायित्व होता है यही होता है कि पेयजल उपलब्ध करा दे, जल भराव की समस्या से निजात दिला दे और स्ट्रीट लाइट दे दे।
ये मेरी प्राथमिकता पहले भी थी और यही मेरी प्राथमिकता आगे भी रहेगी। मैं इन 3 मूल कामों को कर लूँ, उसके बाद जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो तो चलते रहते हैं, वो सालों साल चलते हैं।